नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत के विभिन्न युद्धों में मुगल शासकों को हराने वाले उन 10 योद्धाओं की जिनकी तारीफ में आज भी कसीदे पढ़े जाते हैं। मुगल साम्राज्य के पास एक सेना थी जिसकी ताकत ने साम्राज्य के गौरवशाली दिनों के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों की रीढ़ को भी हिला दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई डर से डर गया। कुछ योद्धा अपने राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने मुगलों द्वारा पेश की गई सैन्य धमकी का डटकर मुकाबला किया और कभी कभी व्यापक रूप से इसे हराने में भी कामयाब रहे। इतिहास ने जहां मुगलों की जीत को याद किया, वहीं अपनी हार को भी नहीं भूला है। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। किंवदंतियों के अनुसार गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज में कम से कम 2 भीषण युद्ध आवश्यक हुए थे, जिनमें प्रथम में पृथ्वीराज विजय और दूसरे में पराजित हुआ था। वो दोनों युद्ध थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तरावणी के मैदान में क्रमशः 1247 और 1248 में हुए थे। इस प्रकार पृथ्वीराज और मोइनुद्दीन मोहम्मद 2 महत्वाकांक्षी शासकों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। संघर्ष तबरहिंद यानी कि वर्तमान में भटिंडा पंजाब पर दोनों के दावों को लेकर आरंभ हुआ था। तराइन में 1191 में जो युद्ध हुआ, उसमें गौरी सेना के पांव उखड़ गए और स्वयं मोइनुद्दीन मोहम्मद की जान एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। पृथ्वीराज अब भटिंडा की ओर मुड़ा और 13 महीनों के घेरे के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया। छत्रपति शिवाजी। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के संघर्ष किंवदंतियों की दास्तां बयां गए हैं। शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया, जिसने मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का गठन किया। 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति का ताज पहनाया गया और उनकी सैन्य बलों ने मराठा प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया, किलों पर कब्जा और निर्माण किया और एक मराठा सेना का गठन किया। उन्होंने कई बार मुगल सेना को हराया। विशेष रूप से 3 फरवरी 1661 को अंबर खिंड की लड़ाई में सूरत की लड़ाई, जिसे सूरत की बोरी यानी कि 5 जनवरी 1664 और सिंगड़ की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। कोठाना की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। सिंघड़ के किले में 4 फरवरी 1670 की रात को हुआ था। महाराणा प्रताप। ये युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पांडरवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हकीम का सूरी लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकड़ा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों पर 400 भिल धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वो पहाड़ी से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें से 350 अन्य घायल हो गए। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई। गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह 10वें सिख गुरु एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मार डाला था और जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब वो सिखों के नेता बन गए। 1699 में उन्होंने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की। वो कई बार
मुगल सेनाओं से भिड़ गए। यहाँ तक कि कुछ मौकों पर उन्हें पराजित भी किया गया, जैसे आनंदपुर की लड़ाई 1700 और निर्मोहगढ़ की लड़ाई 1702। बाद में 7 अक्टूबर 708 को उनकी हत्या कर दी गई और उनके घावों से उनकी मृत्यु हो गई, और इसने सिखों और मुगलों के बीच एक लंबा और कड़वा युद्ध शुरू कर दिया। बप्पा रावल 713 से लेकर 810 मेवाड़ राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा थे। उनके पिता इडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 713 से 14 ईस्वी इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। बप्पा रावल को हारित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। सन 712 ईस्वी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर धावे शुरू कर दिए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलौंश और गुज्जरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गई। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति, जिनमें विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेखनीय हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए। बप्पा ने वो कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे, और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी भोसले 1681 से 1689 तक शासन करने वाले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उनका शासन काफ़ी हद तक मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच युद्धों के साथ साथ अन्य पड़ोसी शक्तियों जैसे कि गोवा में सिद्दी, मैसूर और पुर्तगाली एक राज्य कुमार के रूप में उन्होंने 1672 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में विक्रमगढ़ के पास विक्रमगढ़ की लड़ाई में मुगल सेना को हराया। औरंगजेब ने तब उत्तर और दक्षिण दिशाओं से सीधे मराठा राजधानी रायगढ़ किले पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने मराठा राजधानी को घेरने का एक छोटा सा प्रयास किया, जिसके कारण कोंकण यानी कि 1684 पर मुगल आक्रमण हुआ। मराठा रणनीति और क्षेत्र की कठोर जलवायु के कारण मुगल बुरी तरह से हार गए। इन विफलताओं ने औरंगजेब को मराठा साम्राज्य से दूर देखने और कुतुब शाही वंश और आदिल शाह वंश के खिलाफ सफलता की तलाश करने के लिए मजबूर किया। संभाजी 1680 से 89 के तहत मराठा पश्चिमी भारत के ऊपर और नीचे थे। एक शासक के रूप में उन्होंने कोंकण यानी कि 1684 के असफल आक्रमण के दौरान मुगल सेना को खदेड़ दिया। पेशवा बाजीराव जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे और पेशवा के रूप में अपने 20 साल के करियर के दौरान उन्होंने मुगलों और उनके जागीरदार निजाम उल मुल्क को कई लड़ाइयों में हराया, जैसे दिल्ली की लड़ाई और भोपाल की लड़ाई। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठा वर्चस्व और उत्तरी भारत में राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया। युद्ध ने उत्तर की ओर मराठा साम्राज्य और विस्तार का संकेत दिया। मोहम्मद शाह ने निजाम और नवाब की सेनाओं को मराठा सेना को नष्ट करने का आह्वान दिया। हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब ने मुगल साम्राज्य को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए हैदराबाद छोड़ दिया, लेकिन वो भोपाल की लड़ाई में निर्णायक रूप से हार गए। मराठाओं ने मुगलों से बड़ी सहायक नदियां निकाली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने मालवा को मराठों को सौंप दिया। 1757 में रोहिलों के खिलाफ दिल्ली की एक और लड़ाई छेड़ने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें बाहर कर दिया गया, जिसने मुगल साम्राज्य के शेष केंद्रीय अधिकार को काफी हद तक नष्ट कर दिया। बंदा सिंह बहादुर एक सिख योद्धा और खालसा सेना के सेनापति थे, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह का शिष्य बनने के बाद बपतिस्मा समारोह के बाद एक नया नाम गुरबख्श सिंह दिया गया था। उन्हें गुरुद्वारा आशीर्वाद के रूप में 5 तीर दिए गए थे और वो सोनीपत में खड़ा गए और एक युद्ध बल इकट्ठा किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया।
उसने 1709 में समाना की लड़ाई में मुगलों को हराया और समाना शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सोनीपत की लड़ाई 1709 और सधौरा की लड़ाई 1710 जैसे अन्य लड़ाइयों में भी मुगल सेना को हराया। पंजाब में अपना अधिकार और खालसा शासन स्थापित करने के बाद बहादुर ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भूमि के जोतने वालों को संपत्ति का अधिकार बनाया। उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया और 1716 में बहुत यातना के बाद मौत के घाट उतार दिया। छत्रसाल बुंदेला एक भारतीय योद्धा और बुंदेला राजपूत कबीले के शासक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया जब वो सिर्फ 22 वर्ष के थे, और वो भी 1671 में 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना के साथ, और उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल सेना को हराया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे बार बार अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार हार गया। छत्रसाल अपने रणकौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगल के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धहस्त हैं। उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, किमलासा, गड़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, गंजिया, मडियादो, रहली, मोहली, रानगिरी, शाहगढ़, वांसा कला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों को एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। उन्होंने 1720 के दशक में मुगलों से स्वतंत्रता की घोषणा की और दिसंबर 1728 में मोहम्मद खान बंकश द्वारा हमला किए जाने तक उनका विरोध करने में सक्षम थे। छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद की अपील मांगी और बाद में जैतपुर की लड़ाई में मुगल सेना को हराया। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य का सेनापति था। उन्हें सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। सराय घाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने सराय घाट में नदी से आक्रमण किया तो असमिया सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लाचित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वो एक नाव में सवार हुए और 7 नावों के साथ मुगल बेड़े की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों से कहा, यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाएं। महाराजा ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह पूरा करूंगा। मुगलों को मुझे बंदी बनाकर ले जाने दीजिए। आप महाराज को सूचित कीजिएगा कि उनके सेनाध्यक्ष ने उनके आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह युद्ध किया। उनके सैनिक लामबंद हो गए और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ। लाचित बोरफुकन विजय हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।